हेलो बच्चों। सो जो लास्ट वीडियो हमने जो इससे पहले जो पार्ट 1 कवर किया था बच्चों, उसमें हमने क्या देखा था। उसमें बच्चों हमने क्या किया था, अपना क्वेश्चन नंबर 33 तक बच्चों हमने यहाँ पे आसानी से हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। 34 हमारा हो 33 हमारा हो चुका था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया था आई थिंक 3.46 इंटू 10 की पावर -3 इसका आंसर आया था। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो जो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन क्या है, हमारे पास है हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज 50 मिनट। हमारे पास टी हाफ हमारे पास बच्चों यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे चलो देखते हैं। अब हमारे पास हमने क्या बोल दिया, जो टी हाफ है वो कितना है, हमारे पास 50 मिनट है एट कंसंट्रेशन सी हमने मान लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन इज डबल द हाफ लाइफ बिकम 100 मिनट। जब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो जो टी हाफ हमारे पास है बच्चों वो क्या हो गया, हमारे पास 100 मिनट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सा एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों जो टी हाफ हमारे पास होता है that is directly proportional to concentration of reactant to the power 1 minus n। ठीक है, तो एक बार हमारे पास ये केस 1 हो जाएगा, एक बार ये केस 2 हो जाएगा। जहाँ पे कंसंट्रेशन है A, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 2A डबल कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो। और n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा, देखो हमारे पास है बच्चों 50 मिनट का हमारे पास टी हाफ है, इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 50 अपॉन में 100। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऊपर कितना है, a टू द पावर 1 माइनस एन डिवाइड बाय 2a की पावर 1 माइनस एन। पावर हमारे पास कॉमन है, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू a अपॉन में 2a की पावर बच्चों 1 माइनस एन। ए से कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 माइनस एन। बच्चों ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पावर को कंपेयर करें, तो पावर को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन। अब एन को इधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1। और बच्चों आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कि हमारे पास क्या हो गया, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है हमारे पास, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखो बच्चों हमारे पास SO2 जो डिसोशिएट होकर के SO2 और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, टाइम इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है दैट इज 0.5। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि SO2 Cl2 बच्चों हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास है SO2 Cl2। ठीक है बच्चों, डिसोशिएट होकर के कन्वर्ट हो गया SO2 प्लस Cl2 में हो गया। इसका इनिशियल प्रेशर है P नोट। यहाँ पे अगर टाइम इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बना ही नहीं है, तो हो जाएगा 0। दैट मीन्स जो P नोट की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, दैट P नोट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, एटीएम के अंदर आ जाएगा। फिर जब 100 सेकेंड्स हमारे चले गए, T इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स बच्चों हमारे पास हो गया। ठीक है, जब 100 सेकेंड हो गया तो यहाँ से कुछ कम हो गया, तो पी नोट माइनस एक्स, ये कितना बना एक्स, ये कितना बना एक्स। तो जो पी टोटल हमारे पास है दैट इज 0.6। तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.6, एक्स एक्स कैंसिल, तो पी नोट प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.6 बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू है दैट इज पी नोट माइनस 0.6। ठीक है, तो 0.6 हो गया। पी नोट का वैल्यू कितना हमारे पास 0.5, तो 0.5 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 0.1। दैट मीन्स 0.5 में से 0.1 हमारे पास प्रेशर कम हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास पी नोट कितना आ गया 0.5 और 100 सेकेंड्स पे पी की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 माइनस कर दो 0.5 माइनस 0.1 तो आ जाएगा 0.4। अब फॉर्मूला लगा दो बच्चों, हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए log ऑफ ए नोट अपॉन में ए इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाय 2.303। ठीक है बच्चों, अब ए नोट का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.5 और ए हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये हमारे पास बनेगा 0.4 बचेगा। पुट कर दो वैल्यू और टाइम हमारे पास 100 सेकेंड है। यहां से हम क्या करेंगे के का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ए नोट है, ए भी हमारे पास है, के हमें कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, के की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब यहाँ पे सोल्व करके के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है हमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन जब हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर हमारे पास कितना हो गया 0.65। हमें टाइम नहीं पता। चलो देखो, अब हमने क्या कहा, चलो ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू टी, कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पी नोट में से कुछ अमाउंट कम हो गया तो पी नोट माइनस वाई, ये कितना बना होगा वाई, और ये भी कितना बना होगा वाई, और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.65। दैट मीन्स पी नोट माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0.65। तो यहां से हमारे पास y से माइनस वाई कैंसिल और p नोट की वैल्यू 0.5 है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.15। तो इतना अमाउंट हमारा क्या हो गया, मतलब इतना प्रेशर हमारा कम हो गया। बचा कितना, तो 0.5 में से 0.15 अगर माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास कितना बनेगा, बचेगा कितना 0.35 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, के का वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का वैल्यू यूज करके हमने क्या किया था, के का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0.35, के का वैल्यू आप निकाल चुके हो, इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, जब आप पूरा सोल्व कर लोगे तो आंसर आपके पास आना चाहिए 7.8 इंटू 10 की पावर -4 बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना एक बार तो सोल्व करके के की वैल्यू निकाल के पुट करके ट्राई करना। चलो अभी चलते हैं आगे। अभी हमारे पास आगे क्या हो जाएगा देखो, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। चलो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होगा। अब आ जाओ 36 के ऊपर, हमारे पास दो रिएक्शंस गिवन है बच्चों। देखो, ए कन्वर्ट हुआ बी में, K1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 e टू द पावर -20,000 हमारे पास गिवन है, डिवाइड बाय टी। तो कहीं ना कहीं ये हमें अर्हेनियस इक्वेशन का जैसा लग रहा है, बोलो हाँ या ना बच्चों। देखो, तो आपके पास है K2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 e टू द पावर -24,606 डिवाइड बाय टी। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा है कि द टेम्परेचर एट विच K1 बिकम इक्वल टू K2, K1 K2 के बराबर बच्चों कब हो जाएगा, वो हमें बताना है क्या, वो हमें बताना है क्या, टेम्परेचर बताना है। ठीक है, चलो टेम्परेचर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हमने कहा देखो दोनों बराबर हो गया, तो हमने K1 इजिकल टू KT पुट कर दिया, तो हमारे पास आएगा 10 टू द पावर 10 e टू द पावर -20,000 डिवाइड बाय T इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 e टू द पावर -24,606 डिवाइड बाय T। टेम्परेचर हमारे पास है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। सो e टू द पावर -20,000 डिवाइड बाय T इज इक्वल टू 100 इंटू e टू द पावर -24,606 डिवाइड बाय T। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग e टू द पावर -20,000 डिवाइड बाय T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 100 इंटू e टू द पावर -24,606 डिवाइड बाय T। ठीक है बच्चों, पावर हमारे पास है वो आगे आ जाएगी, तो -20,000 डिवाइड बाय T और नेचुरल लॉग E क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो 100 इंटू मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास log m प्लस n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो नेचुरल log हमारे पास आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा -24,606 डिवाइड बाय टी और log e1 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो हमने पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने फॉर्मूला यूज किया वही राइट हैंड साइड भी हमने यूज किया है। देखो अब देखो हमारे पास क्या है, नेचुरल log 100 है। नेचुरल log 100 को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 100। ठीक है बच्चों, और log 100 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बताओ, तो log 100 की वैल्यू होती है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 2 -24,606 डिवाइड बाय टी, और इधर आ जाएगा -20,000 डिवाइड बाय टी। अब बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है और टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, एक को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और क्या करो, इसको सोल्व कर लो बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर आपका आ जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 1000 केल्विन। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन के अंदर आपका आएगा। बस अब ये फाइनल एक्सप्रेशन को आपको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 37, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है 2a प्लस बी गिव्स d प्लस ई। चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऊपर दिया हुआ है। अब ये आ गया यहाँ पे मैकेनिज्म बच्चों। चलो देखो, तो हमें मैकेनिज्म दिया हुआ है, एक हमारे पास स्लो स्टेप है, एक हमारे पास फास्ट स्टेप है। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो बच्चों जो भी हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, वो हमारा बेस्ड होता है स्लो स्टेप पे। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कहीं ऑप्शन में है, देखो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन में। बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका रेट का एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट स्पीसीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इंटरमीडिएट आपके पास आ रहा है रेट लो के अंदर, तो आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंटरमीडिएट है नहीं, तो हम सिंपल यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी, हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38 की। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें तो देखो 38 में हमारे पास क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। देखो अब ये हमारे पास, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन डबल्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट है वो डबल हो जाएगा जब कंसंट्रेशन को डबल करोगे। बच्चों बिल्कुल सही बात है, द रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करोगे तो रेट हमारा डबल अपने आप हो जाएगा। तो हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ये तो सही स्टेटमेंट है। एक्टिव मास of 64 gram of HI present in 2 liter flask is 0.25। बच्चों जो एक्टिव मास यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है, तो एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन, कौन सा, मोलैरिटी। चलो देखो हमारे पास 64 ग्राम है, तो गिवन वेट हमारे पास कितना आ गया, 64 ग्राम। HI हमारे पास है बच्चों, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और आयोडीन का होता है 127, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास हो जाएगा 128। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, गिवन वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1/2, 0.5। मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। 0.5 वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर, तो डिवाइड बाय 2, सो 0.25। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, हमें तो गलत बताना है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट चेंजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारे पास रेट है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा। टेम्परेचर के साथ में सारा रेट चेंज होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी चेंज होता है, अरेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करता है उसको। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब गलत कौन सा हुआ, हमारा जो फॉल्स हमें जो बताना है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो कहता है कि ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। तो बच्चों ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी हमेशा सेम नहीं होता। कब नहीं होगा, जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगी, जब रिएक्शन हमारी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होगी।
तो उस केस में हमारे पास ये बराबर नहीं होगा, आंसर हमारा आ जाएगा डी। चलो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या बता रहा है। देखो चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अब देखो ये जो इसका डी ऑप्शन है ना, इसका डी ऑप्शन देखो सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। भाई ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में। जो ऑर्डर है वो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों हमारे पास है 2a प्लस बी गिव्स डी प्लस ई। आपको रेट बताना है, तो जो रेट हमारे पास लिखा जाएगा वो लिखा गया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप कौन सा है, हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हम सिंपल लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। और जो दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हैं वो दोनों में से कोई भी एक इंटरमीडिएट नहीं है, तो एलिमिनेट करना नहीं है। सिंपल आंसर देखो और टिक करो, आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक है बच्चों। अब देखो सिंगल स्टेप हमारे पास रिएक्शन है अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 41 में सिंगल स्टेप है एलिमेंट्री रिएक्शन जिसे बोलते हैं। तो a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी बताना है, तो सिंपल अगर आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वहां पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, बी के, और एक मॉलिक्यूल किसका है, ए का। सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो यहाँ पे है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है x प्लस वाई गिव्स z। देखो x प्लस वाई गिव्स z, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ x, ठीक है। अब रेट जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ x, और इसकी पावर 1 है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x। तो हमारे पास जो इसकी पावर कितनी है 1, तो रेट लो के अंदर रिएक्टेंट की पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कितनी है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं x और y। सो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास हो जाएगी 2 और ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। काफी लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 गिव्स N2 प्लस ट्वाइस H2O। द पॉसिबल मैकेनिज्म इज, मैकेनिज्म बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हमें यहाँ पे बात करना है तो सबसे पहले रेट लो लिखना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल टू स्लो स्टेप, देखो कहां पर है, सेकेंड स्टेप। तो हम लिख सकते हैं k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2। अब देखो बच्चों जो N2O2 है वो एक इंटरमीडिएट है। देखो ओवरऑल जो हमारे पास नेट रिएक्शन गिवन है वहां पर N2O2 यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट अभी कभी भी रेट लो में नहीं लिखा जाता, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास आ जाएगा N2O2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टैचोमेट्रिक चला जाएगा पावर में। सो यहाँ पे N2O2 की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 आ जाएगा। बस यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। सो रेट इज इक्वल टू k, ये कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट आ जाएगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और इंटू H2। सो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो एक सिंपल के
NO की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा H2। अब देखो हमारे पास, देखो ये हमारे पास रेट लो आ गया, ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ये 2 इसकी पावर 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास NO की पावर 2 और H2, आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, बी आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, स्लो स्टेप को देखते हुए आपको चीजें लिखनी है। चलो अब चलते हैं आगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। फिर से हमारे पास स्लो स्टेप फास्ट स्टेप गिवन है, स्लो स्टेप को उठा लो। स्लो स्टेप को उठाते हुए आगे काम करेंगे। सो लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास है नेसेंट ऑक्सीजन, साथ में हमारे पास है O3 ही। नेसेंट ऑक्सीजन एक इंटरमीडिएट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे। सो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों हाँ या ना। अब यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकाल लो, तो कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। बस यहाँ पे ऊपर पुट कर दो और सोल्व कर लो। सो हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इसके साथ में O3 डिवाइड में है O2। ठीक है बच्चों, और एक जो हमारा ये O3 है यहाँ पे आ जाएगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा O3 की पावर 2, और O2 नीचे है, ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कहाँ पे मैच कर रहा है हमारे पास, देखो K O3 की पावर 2 O2 की पावर -1, तो बी आंसर दिख गया आपको, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। बस हमने सोल्व कर लिया, हम 100% श्योर हैं हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलो बच्चों, अभी देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखो हमारे पास है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हमारे पास है, उन्होंने बोला है कि 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। बच्चों देखो कोई भी जो रिएक्शन हमारे पास होती है, उसमें जो रिएक्टेंट होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करना पड़ता है। जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद ही हमारे पास क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट सिर्फ वो होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी उसके बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं ना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास Ne अपॉन में Nt इज इक्वल टू e⁻ अपॉन में RT। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। दैट मीन्स ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास, 1.92 10⁻16। बस सिंपल पुट कर लो, 1.92 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू e⁻−EA। ठीक है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू होती है कि 8.314 और टेम्परेचर आपके पास गिवन है 450 डिग्री सेल्सियस, तो 450 में 273 ऐड कर दो और ये हमारे पास हो जाएगा 723 केल्विन। तो टेम्परेचर हमेशा किस में आएगा बच्चों, केल्विन में आएगा। अब देखो, अब सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये आती है कि सर ये तो ना ई की पावर में चला गया, तो सोल्व कैसे करेंगे। बच्चों कुछ नहीं करना, दोनों तरफ नेचुरल लॉग आप ले लो। ठीक है, तो नेचुरल लॉग 1.92 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e टू द पावर -EA अपॉन में 8.314 इंटू 723। अब देखो इसकी e की पावर में ये आगे आ जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, लॉग में कन्वर्ट कर लो, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में, लॉग 1.92 इंटू 10⁻16 और यहाँ पे आ जाएगा -EA अपॉन में 8.314 इंटू 723। यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई है, m+n वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, सॉरी यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगाओ, 1.92 इंटू सॉरी प्लस log 10⁻16 इज इक्वल टू -EA अपॉन में 8.314 इंटू 723।
अब सारी चीजें आपके पास कैलकुलेट कर सकते हो, लोग की वैल्यू EA आपको निकालना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आप निकाल लोगे। तो बच्चों जो आपके पास आंसर है इसका वो आएगा, आपके पास आएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21.75 10⁴ जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें आता है वो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, जो ए हमारे पास है कन्वर्ट हो गया किसमें, बी के अंदर। थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चों हमारे पास एक टर्म आ गई है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों कोई भी जो रिएक्टेंट हमारा होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो बच्चों ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और बच्चों ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अब जब एक्टिवेशन एनर्जी को और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब है इस हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के एक्स एक्सिस तक हमारा आ जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखो गिवन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज 120। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितना है 120, तो हम लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास है 120 किलो जूल पर मोल एंड नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कितना है हमारे पास 20 किलो जूल। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, बस सिंपल इसको माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों इसका बी, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है बच्चों। ठीक है, अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47 थ्योरेटिकल है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे बच्चों बताना है। चलो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट करें तो बच्चों आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है, ठीक है, एनर्जी के साथ में। तो ये हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टाइम टी। तो बच्चों सपोज करो ये हमारे पास का एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हमारे पास आता है एनर्जी एक्स एक्सिस पे। तो सपोज करो ये हमारे पास क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जो रीजन हमारे पास है ना, तो ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है ये हमारे कन्वर्ट किस में होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारे पास कर्व आता है वो इस तरीके से होता है, ये देखो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो ये वाला जो रीजन है ना हमारे पास बच्चों, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। दैट मीन्स हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट के अंदर वो हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। पहले थोड़ा सा रीजन हमारे पास था, अब की बार रीजन बड़ा हो गया, अब की बार रीजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब आपने टी प्लस टी डैश मतलब किसी भी वैल्यू से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों सी। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बच्चों आप ध्यान रखोगे जब भी बात आएगी किसकी, टेम्परेचर की। चलो ये आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 बात की गई है कैटलिस्ट के बारे में। तो बच्चों हमें पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, तो जब भी कैटलिस्ट की यहाँ पे बात आती है तो आप सिंपल क्या करोगे भैया, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सोचोगे। तो बच्चों बार बार हम बोल रहे हैं कोई भी रिएक्टेंट है उसको रिक्वायरमेंट है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी
रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे हमारे पास गाड़ी के जब चलती है रोड के ऊपर तो ब्रेकर आता है, तो ब्रेकर जितना बड़ा होगा गाड़ी उतनी ही स्लो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन कर देगा, कैटलिस्ट। और एक्टिवेशन जैसे ही एनर्जी जैसे ही कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा बच्चों। तो जैसे ही हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी कम होता है और बैकवर्ड के लिए भी कम होता है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास क्या होता था, कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस द डायरेक्ट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स मतलब बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज। अब देखो सिंपल वही बात आ गई हमारे पास कि भैया हमारे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा। तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करोगे और हम आने वाली अगली वीडियो में इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, अभी जेई मेंस का हम प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हमारे पास एडवांस का भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, जो भी बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है आने वाले जेई मेंस की, तो वो हमारा टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।